Hello students, this is our first chemistry class. Welcome to your first class today. Hope you all are well, healthy. Okay, so before starting our first class today, let me introduce myself. My name is Shavika Tyagi and I have done my schooling from Roorkee. After that, I did my BSc, MSc here in Dehradun, and then I started teaching. So we'll start first chemistry syllabus today. See, your chemistry is divided into three portions. You know, it is physical, inorganic, and organic. Physical, inorganic, and organic. Your major portion comes from organic and it is from 28 to 29 marks approx. Physical is of 23 marks and then remaining inorganic is of 18 to 19 marks. ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका मार्क्स का सेक्शंस के लिए कि कितने सेक्शंस आपके फिजिकल कितने मार्क्स का आता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. We will start today with the first chapter, that is solutions. Solutions chapter से आज हम start करेंगे our first class. So what are solutions? Solutions क्या होते हैं? ये एक homogeneous mixture होता है दो non reacting components का. जब दो non reacting components आपस में mix होते हैं they will form a solution. These two non-reacting components are, the one is solute and the other one is solvent. एक को हम solute बोलते हैं और दूसरे को solvent बोलते हैं. Now this solute is taken in a lesser amount. It is always taken in a lesser amount. इसको हम कम quantity में लेते हैं and the solvent is taken in the larger amount. इसको हम larger amount में लेते हैं. जनरली ये जनरली है, ऐसा भी हो सकता है वैसे तो इसका ऑपोजिट भी, लेकिन जनरली हम इसको लेसर अमाउंट में लेते हैं और इसको लार्जर अमाउंट में. सेकेंड, इसका जो नेम होता है वो होता है डिस्पर्स्ड फेस. सॉल्यूट को हम डिस्पर्स्ड फेस भी बोलते हैं एंड सॉल्वेंट को हम डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं. डिस्पर्जन मीडियम ये इनके दूसरा नाम हो गया सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का. तो ये तो बिल्कुल बेसिक था कि सॉल्यूशन होता क्या है और उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. अब नेक्स्ट देखते हैं स्टार्टिंग में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. कितने तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है. नाउ टाइप्स के लिए हम क्लासिफिकेशन करेंगे. सबसे पहले करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ अ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट की स्टेट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं सॉल्यूशंस की. अब स्टेट सॉल्वेंट की तीन हो सकती हैं. कौन कौन सी हो सकती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तीन स्टेट हो सकती हैं सॉल्वेंट की. तो सिमिलरली सॉल्यूट भी फिर तीन स्टेट में हो सकता है ना. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इन तीनों को और सॉल्वेंट के जो तीन स्टेट्स हैं जब हम उनको कंबाइन करेंगे तो 9 टाइप्स के सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं. 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर, ठीक है. अब एक टेबल फॉर्म करते हैं. दिस इज सॉल्यूट एंड दिस वन इज सॉल्वेंट. दिस इज सॉल्यूट एंड दिस वन इज सॉल्वेंट. नाउ फर्स्ट जब सॉलिड होगा सॉल्वेंट तो सॉल्यूट हमारे तीन तरीके के होंगे. कौन कौन से होंगे? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉल्यूट सॉलिड होगा, सॉल्वेंट सॉलिड है. सॉल्यूट लिक्विड है, सॉलिड सॉल्वेंट रहेगा. ऐसे ही गैस जब सॉल्यूट होगा तो ये सॉल्वेंट हो जाएगा.
सिमिलरली अब सॉलिड फिर से लिक्विड हो जाएगा एंड देन थर्ड टेबल में आपका गैस हो जाएंगे। कंबाइन करके 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ अ सॉल्वेंट। इसके एग्जांपल्स अलग अलग कैटेगरीज में फिर हो सकते हैं, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, ये वेरी करेगा। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो होती है, दिस इज सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है सॉल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, तो दो ही टाइप के हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं, द वन इज एक्वस एंड द अदर वन इज नॉन एक्वस। एक्वस सॉल्यूशंस में हमेशा जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर होगा, वाटर, एंड नॉन एक्वस में अदर देन वाटर, सॉल्वेंट वाटर को छोड़ के बाकी सब होगा, जैसे कि बेंजीन हो सकता है, ईथर हो सकते हैं, वो नॉन एक्वस कैटेगरी में आएंगे। तो दीज आर द सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्वेंट। अब कॉम्पोजिशन के बेसिस पे भी हम देखते हैं कि सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। सबसे पहला होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट को जनरली लेसर अमाउंट में लेते हैं, सॉल्यूट को लेसर अमाउंट में लिया जाता है एंड लेसर अमाउंट मीन्स लेस देन 5%। जब हम लेस देन 5% लेंगे सॉल्यूट को तब हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस बोलते हैं। मतलब इसमें जो सॉल्वेंट की कॉम्पोजिशन होगी वो 95% होगी सॉल्वेंट की कॉम्पोजिशन, ठीक है, और सॉल्यूट 5% होगा। दूसरा आता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को कंपेरेबल अमाउंट में रखेंगे, कंपेरेबल अमाउंट में, मतलब कि मोर देन 5% होगा, उसको हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। द थर्ड वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दीज आर द सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट अपनी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी शो करता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, इसमें सॉल्यूट मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी शो करेगा लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होते हैं ये, तो दीज आर कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आफ्टर दैट फोर्थ आते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड वाले क्या होते हैं, ये वो सॉल्यूशन है जब सॉल्यूट ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका है सॉल्यूशन में, उसके बाद भी अगर हम सॉल्यूट को ऐड कराते हैं, सॉल्यूट अगेन एडेड इस इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, तब क्या होते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं। इनका जो लाइफ टाइम होता है सॉल्यूशन का वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, मतलब वैसे स्टेबल नहीं होते हैं ये वाले सॉल्यूशंस, लेकिन हम कुछ टाइम के लिए फॉर अ स्मॉल टाइम हम इन्हें बना सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन 4 टाइप्स के सॉल्यूशन हो गए हैं, डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड, कॉम्पोजिशन के बेसिस पे। तो ये था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट इसमें आता है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी हम यूज करेंगे सॉल्यूशंस के लिए। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहले आती है मोलैरिटी। मोलैरिटी कैपिटल एम से इसको हम डिनोट करते हैं मोलैरिटी को, एंड इट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर मिलीलीटर्स में होगा देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000, लीटर में होनी चाहिए सॉल्यूशन की वॉल्यूम, ठीक है। सो दिस इज अ मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। नाउ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जो भी एलिमेंट का या एटम का मास होगा, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास
वो हम नीचे रखेंगे एंड दिस इज गिवन मोल्स। तो ये होगा मोल्स। सेकेंड इज मोलैलिटी। मोलैलिटी स्मॉल एम से इसको हम डिनोट करते हैं। दिस मोलैलिटी विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ अ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट के मोल्स अपॉन वेट ऑफ अ सॉल्वेंट, और वेट होना चाहिए केजी में। इफ इट इज इन ग्राम देन मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो दिस इज मोलैरिटी। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन देख लेते हैं इसके बाद। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलके बनता है। सपोज एग्जांपल, सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलके बन रहा है, द वन इज ए एंड बी। ठीक है, दोनों के सेपरेटली मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो जब हम ए का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे, कंपोनेंट ए का, देन जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करोगे उसका मोल्स ऊपर अपॉन नीचे टोटल मोल्स Na अपॉन Na प्लस Nb, टोटल मोल्स। सिमिलरली अगर बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है देन इट विल बी इक्वल टू Nb अपॉन टोटल मोल्स Na प्लस Nb। दिस इज अ मोल फ्रैक्शन। अब दोनों कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन होता है उसका सम इज ऑलवेज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। तो हम क्या करते हैं न्यूमेरिकल्स में, एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करोगे और दूसरे को 1 से माइनस कर देते हैं। जैसे XA प्लस XB 1 हो गया, ये अगर कैलकुलेट कर दोगे तो यहाँ से XB क्या आ जाएगा 1 माइनस XA, क्योंकि जो सम है वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट आती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कैपिटल N से इसको हम डिनोट करते हैं। कैपिटल N से डिनोट करेंगे और ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये नॉर्मेलिटी हो गई है। तो दीज 4 आर द कंसंट्रेशन टर्म्स जिसको हम सॉल्यूशन के लिए यूज करेंगे। मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी वैसे बहुत रेयर यूज होती है, लेकिन ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट आता है इसमें आज बिल्कुल बेसिक देखेंगे, जो सॉल्यूशन का बिल्कुल बेसिक पार्ट है, स्टार्टिंग वाला बेसिक पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 4 कंसंट्रेशन टर्म्स हो गई थी। द 5th इज ppm। ppm क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म, इसको हम यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट के पार्ट्स रखेंगे हम ऊपर कैलकुलेट करते टाइम, अपॉन नीचे टोटल पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट। मतलब ppm क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे टोटल कंपोनेंट्स, एंड दिस टोटल कंपोनेंट्स को 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये ppm का फॉर्मूला है, पार्ट्स पर मिलियन का। नेक्स्ट वेट बाय वेट परसेंटेज आती है। वेट बाय वेट परसेंटेज, इसमें क्या होगा, वेट, ये फर्स्ट जो वेट है ये सॉल्यूट के लिए यूज हुआ है, एंड दिस W, this is used for solvent. Weight by weight. 7th, weight by volume percentage क्या होती है? इसमें हमें वेट तो लेंगे सॉल्यूट का और वॉल्यूम लोगे सॉल्यूशन का और सॉल्वेंट का, डिपेंड करता है कंडीशन पे। अगर ज़्यादा अमाउंट में हुआ सॉल्वेंट तो उसको हम एज अ सॉल्यूशन भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 6 to 7 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो यूज होती है एज अ मेजरिंग इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये कंसंट्रेशन टर्म्स हो गई। नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक
जो इसमें कवर होता है दैट इज सॉल्युबिलिटी। कंसंट्रेशन टर्म्स पे न्यूमेरिकल्स होते हैं, मोलैरिटी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन सब पे। उसके बाद ये थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी, इट इज द सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी डिफाइन करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट, उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, कोई भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, उसको सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। अब सॉल्युबिलिटी सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी हम एक कैटेगरी में पढ़ेंगे और जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी होगी उसको नेक्स्ट कैटेगरी में पढ़ेंगे। ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी देखते हैं पहले। इन लिक्विड, इन लिक्विड, इन लिक्विड का मतलब है दिस लिक्विड इज अ सॉल्वेंट, और ये सॉलिड और लिक्विड जो है ये है हमारे सॉल्यूट। अब इनकी सॉल्युबिलिटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, दो फैक्टर्स पे। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूबल कराने के लिए जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं उनकी नेचर क्या है। ठीक है, वेदर इट इज अ पोलर और इट इज अ नॉन पोलर सॉल्यूट है या फिर सॉल्वेंट है। केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बहुत यूज होती है जो कि है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इट मीन्स अगर पोलर कंपाउंड्स की हम बात करते हैं, पोलर कंपाउंड्स में तो इसमें क्या होता है, आयंस प्रोड्यूस होंगे, इसमें पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। सॉल्यूट लेंगे, पोलर सॉल्यूट अगर ले लें तो पोलर सॉल्यूट में क्या होगा, पॉजिटिव आयंस भी होंगे एंड नेगेटिव आयंस भी होंगे। ठीक है, सिमिलरली सॉल्वेंट में भी क्या होगा, पॉजिटिव आयंस भी हैं एंड नेगेटिव आयंस भी हैं, दोनों आयंस हैं। पोलर कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी हम देखेंगे जब सॉल्यूट का पॉजिटिव आयन सॉल्वेंट के नेगेटिव आयन से अट्रैक्शन फील करेगा, तब सॉल्युबिलिटी इसमें होती है। ऐसे ही नेगेटिव से पॉजिटिव आयन, मतलब कि जब पॉजिटिव आयंस अपने आप में अट्रैक्शन फील करेंगे बिटवीन द सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड द सॉल्वेंट पार्टिकल्स, तब हम बोलेंगे कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में सॉल्यूबल हो चुका है एंड द सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। तो पोलर कंपाउंड वाले केस में आयंस प्रोड्यूस होंगे। नॉन पोलर में क्या होता है, नॉन पोलर कंपाउंड्स में, नॉन पोलर कंपाउंड्स में होगा कि इसमें सॉल्यूट का जो अट्रैक्शन था बिफोर मिक्सिंग, सॉल्यूट के जो आपस में इंटरेक्शन थे बिफोर मिक्सिंग दैट आर इक्वल आफ्टर मिक्सिंग। जो सॉल्यूट के बीच इंटरेक्शंस रहे होंगे पहले मॉलिक्यूल्स के बीच में, और सॉल्वेंट के बीच में भी इंटरेक्शंस हैं, तो वो इक्वल रहते हैं आफ्टर मिक्सिंग ऑल्सो। तो नॉन पोलर कंपाउंड में ऐसे सॉल्यूबल होते हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी किसकी, सॉलिड्स एंड लिक्विड की। एक और दूसरा फैक्टर होता है, ये तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हो गया। सेकेंड फैक्टर है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी इसमें फैक्टर होता है। टेम्परेचर क्या होगा, अब इसमें अगर जब सॉल्यूट डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में, ठीक है, एंड इफ द एनर्जी इज एब्जॉर्ब, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब होने का मतलब है द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो जो उसका डेल्टा एच सॉल्यूशन होगा दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो होगा। जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन में, तो अगर हम ली-चाइटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखें देन द रिएक्शन विल बी फेवर इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन, क्योंकि ली-चाइटलियस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर होती है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगी। तो अकॉर्डिंग टू द ली-चाइटलियस प्रिंसिपल विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर दिस solubility of gases in liquid
एज इंक्रीज होगी, ठीक है। दूसरा, अगर सेकेंड केस लेते हैं, इफ दिस सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, और अगर एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी रिलीज का मतलब है द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक होगा तो जो डेल्टा एच सॉल्यूशन है दैट विल बी नेगेटिव, लेस देन 0 हो जाएगा। तब क्या होगा, अब इसमें भी लीच-एटलियस प्रिंसिपल वाला अगर लगाएं तो रिएक्शन विल बी फेवर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन तो एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड क्या होगी, एंडो होगी, और लीच-एटलियस प्रिंसिपल एंडोथर्मिक प्रोसेस फेवर करता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, एंड इस केस में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि जो कंडीशंस हैं वो लीच-एटलियस प्रिंसिपल के फेवर में है, और फेवर में होंगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर होगी। सो दिस इज द फैक्टर ऑफ टेम्परेचर। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, उसके बाद नेक्स्ट आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ये हमने सॉल्युबिलिटी की बात की है सॉलिड एंड लिक्विड की इन लिक्विड, अगर हम सॉलिड और लिक्विड को डिसॉल्व करा रहे हैं लिक्विड में। नेक्स्ट गैसेस की सॉल्युबिलिटी देखते हैं अब इन लिक्विड, गैसेस इन लिक्विड। तो इसमें सबसे पहले टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं, इसमें भी दो ही फैक्टर्स हैं, द वन इज टेम्परेचर एंड द अदर इज प्रेशर। पहले टेम्परेचर को डिस्कस कर लेते हैं। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी लिक्विड डिक्रीजेस टेम्परेचर के बढ़ाने से। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये जिनको हम डिसॉल्व करा रहे हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या होगा, वो ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं रहेंगे, दे एस्केप फ्रॉम द सॉल्यूशंस। तो अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एस्केप करेंगे तो क्या हो जाएगा, गैसेस में तो उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। नाउ सेकेंड फैक्टर इज प्रेशर। प्रेशर के फैक्टर के लिए हम एक लॉ पढ़ते हैं, हेनरीज लॉ, क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट कौन बता पाता है, हेनरीज लॉ। ये 11th क्लास में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। हेनरीज लॉ क्या होता है, ये बोलता है कि जो मास ऑफ अ गैस है, द मास ऑफ अ गैस that we are dissolving in any liquid is directly proportional to the pressure applied on the gas। जितना प्रेशर अप्लाई करोगे वो मास का जो गैस का जो मास होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नाउ प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हटता है तो एक कांस्टेंट लगेगा, दैट इज कॉल्ड KH। KH इज अ हेनरीज कांस्टेंट। KH क्या होता है, हेनरीज का ये अपना कांस्टेंट होता है। ये डेरिवेशन, ये एक्सप्रेशन हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो इसकी मॉडिफाइड फॉर्म आई थी, हेनरीज लॉ की जो मॉडिफाइड फॉर्म थी वो डाल्टन ने दी थी, डाल्टन ने, और उन्होंने क्या बोला था, दैट मास ऑफ अ गैस या फिर प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस। मोल फ्रैक्शन xg जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, ये बोला था इन्होंने मॉडिफाइड फॉर्म में। और इसमें भी जब कांस्टेंट हटता है ये तो KH एंड P आता है, ठीक है। ये इसकी मॉडिफाइड फॉर्म क्यों बोल रहे हैं, देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है। अब अगर यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर मैं N2 के मोल फ्रैक्शन की बात कर रही हूँ तो दिस मोल फ्रैक्शन, मोल्स आएंगे पहले N2 के अपॉन नीचे टोटल मोल्स, ऐसा ही होता है। और मोल्स भी क्या होते हैं, फिर मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अल्टीमेटली मास ही तो है, ये भी मास है। तो ये इसकी मॉडिफाइड फॉर्म थी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन को जब हम एक्सपैंड करेंगे वो मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर मोल्स भी फर्दर मास में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ एंड इट वाज गिवन बाय डाल्टन। डाल्टन ने बोला था कि जो मोल फ्रैक्शन होगा गैस का दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ गैस। नाउ KH यहाँ से आपका कैलकुलेट हो सकता है मोल फ्रैक्शन अपॉन प्रेशर।
ये होगा यहाँ से KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा इंक्रीज करेगी प्रेशर उतना ही लो होता जाएगा। ये है इससे, इस एक्सप्रेशन से ये पता चला है। अब हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होता है इन 2 कंडीशंस, इसीलिए इसकी ये लिमिटेशन भी है कि हेनरीज लॉ सिर्फ 2 ही कंडीशन में वैलिड होता है। फर्स्ट कंडीशन है कि हमेशा जब भी आप हेनरीज लॉ को अप्लाई करेंगे तो प्रेशर शुड बी लो, प्रेशर हमेशा लो होना चाहिए और टेम्परेचर हमेशा हाई। ये कंडीशंस हैं और ये कंडीशंस होती हैं, अभी चैप्टर में आगे आएंगे आइडल सॉल्यूशंस। ये आइडल सॉल्यूशन की कंडीशन होती है और फिर जनरली कोई भी सॉल्यूशन आइडल नहीं होता है। प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सॉल्यूशन आइडल है, लेकिन हेनरीज लॉ की अपनी कंडीशन है कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ही ये हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है या फिर नेक्स्ट लिमिटेशंस ये है कि इसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो इंटरैक्शन तो करेंगे लेकिन दे डू नॉट फॉर्म कंपाउंड, कंपाउंड नहीं बनाएंगे। कोई भी मिक्स करते टाइम कंपाउंड फॉर्म नहीं करेंगे, ना ही वो डिसोसिएट होंगे और ना ही वो एसोसिएट होंगे। ये हेनरीज लॉ की अपनी कंडीशन है, इसीलिए हम इसको एज अ लिमिटेशन भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये 2 कंडीशंस होना बहुत रेयर चांस में मिलता है हमको। हेनरीज लॉ की नेक्स्ट एप्लीकेशंस भी इम्पॉर्टेंट हैं। एप्लीकेशंस डेली लाइफ में भी हम हेनरीज लॉ को अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशंस, फर्स्ट एप्लीकेशन तो कोल्ड ड्रिंक्स में हम देखते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक्स की जितनी भी बॉटल्स होती है उनको हाई प्रेशर से बंद किया जाता है। इसका रीज़न क्या है, दैट मोर ऑफ CO2 कैन डिजॉल्व इन दैट पर्टिकुलर लिक्विड। जितनी ज़्यादा CO2 उस लिक्विड में डिजॉल्व होगी उतना ज़्यादा H2CO3 बनता है, दैट इज़ कार्बोनिक एसिड। और जितना ज़्यादा H2CO3 बनेगा उतनी ज़्यादा CO2 मिलेगी एंड दैट गिव अस अ स्ट्रॉन्गर टेस्ट। यही हमें एक स्ट्रॉन्गर टेस्ट देती है कोल्ड ड्रिंक्स में। तो ये सब कुछ किसका एप्लीकेशन है, हेनरीज लॉ की। जितने ज़्यादा प्रेशर से हम इस गैस को डिजॉल्व रखेंगे उसमें उतना ज़्यादा हमको स्ट्रॉन्गर टेस्ट मिलेगा। फर्स्ट रीजन एप्लीकेशन कोल्ड ड्रिंक्स में होती है। सेकेंड, हेनरीज लॉ के बेसिस से ये बोला जाता है कि मॉर्निंग टाइम्स में हमको जो इनहेल करनी चाहिए वो विद द प्रेशर करनी चाहिए। इसका रीज़न क्या होगा, जितनी प्रेशर से सुबह इनहेल करोगे एयर को तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व रहेगी हमारे ब्लड में, और जितनी ज़्यादा डिजॉल्व रहेगी उतना ज़्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा। ठीक है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये जो हमारी ऑक्सीजन है बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर के लिए हेल्प करेगा थ्रू आउट द डे। तो यहाँ पे भी हेनरीज लॉ ही अप्लाई हो रहा है। O2 इज अ गैस और ये जितनी ज़्यादा हम प्रेशर से लेंगे ब्लड में उतना ज़्यादा डिजॉल्व रहेगी। थर्ड, टैंक्स ऑफ स्कूबा डाइवर्स, टैंक्स ऑफ स्कूबा डाइवर्स। टैंक्स ऑफ स्कूबा डाइवर्स में बेसिकली नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और इन दोनों गैस को के साथ हम हीलियम से इसको डाइल्यूट करते हैं। मतलब कुछ कम परसेंटेज ही लेंगे हीलियम की, लेकिन हीलियम को डाइल्यूट कराते हैं इन दोनों सॉल्यूशंस में। इसका रीज़न क्या है कि नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है ये है एक स्कूबा डाइवर्स के टैंक्स में प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन को लाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हम हीलियम को इसमें ऐड करते हैं ताकि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्पोजिशन है, जो इनका मोल फ्रैक्शन है, उसको रिड्यूस कर सके। रिड्यूस करने के लिए हीलियम गैस को ऐड किया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से एक मेडिकल कंडीशन आती है बेंड्स। ये क्या होता है, नाइट्रोजन हमारी कैपिलरीज में ब्लॉकेज कर देता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज ना हो इसलिए हम हीलियम को ऐड कराते हैं to decrease the composition of nitrogen and oxygen in the tanks of these scuba divers। तो ये 3 एप्लीकेशंस हैं, इनसे रीजनिंग के क्वेश्चंस बनते हैं।
जैसे कोल्ड ड्रिंक्स को हाई प्रेशर के साथ अगर हम सील करते हैं तो उसका रीज़न क्या है। उसके बाद ऑक्सीजन वाला ये इन द मॉर्निंग। टैंक्स ऑफ स्कूबा डाइवर्स का भी यही है कि इसमें कॉम्पोजिशन आ जाती है, नाइट्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, हीलियम को कितने परसेंट से डाइल्यूट किया जाता है। तो 10 to 11% हीलियम यूज़ करते हैं हम इनके टैंक्स में। सो ये था सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में बेसिकली सॉल्युबिलिटी होता क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, ये सॉल्युबिलिटी होती है। अब सॉलिड और लिक्विड की जो सॉल्युबिलिटी थी उनको हमने एक पॉइंट में पढ़ा है, गैसेस के लिए अलग, क्योंकि गैसेस में एक तो हेनरीज लॉ प्रेशर का फैक्टर होता है और टेम्परेचर भी हमने देखा है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी। उससे पहले क्लासिफिकेशन था सॉल्यूशंस का, कितने टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं, तो उसका बेसिस है। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ बात करें नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, तो वो दो तरीके के थे, एक्वस एंड नॉन एक्वस। उसके बाद अगर स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस पे बात करें तो 9 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के स्टेट्स के बेसिस पे। एंड अगर हम कॉम्पोजिशन के बेसिस पे बात करें तो कॉम्पोजिशन 4 टाइप्स की, डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड और सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो ये 2 टॉपिक्स बिल्कुल स्टार्टिंग के थे जिसमें हमने क्लासिफिकेशन देखी है एंड उसके बाद सॉल्युबिलिटी। इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल सी वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशंस, जो भी ये हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस में था, दैट इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द सॉल्यूशंस जहाँ पे प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए एंड टेम्परेचर हाई। ये दोनों कंडीशंस आइडल सॉल्यूशंस के लिए होते हैं। तो आइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। उसके बाद रॉल्ड्स लॉ, ये वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए यूज़ होता है, ये भी नेक्स्ट